प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे शक्ति शून्य की अवधारणा। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, शक्ति शून्य की अवधारणा, लेक्चर नंबर 37, पार्ट नंबर 3। ये स्टूडेंट्स, हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति को समझ रहे हैं। तो अभी राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में हम पार्ट नंबर 3 ले रहे हैं। राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में अभी बहुत बातें शेष है। आज मैं अलग से केवल शक्ति शून्य की अवधारणा ही समझाऊंगा, कारण क्योंकि मैंने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को शक्ति शून्य का अभिप्राय पता ही नहीं होता है। इसलिए आज मैंने तय किया कि क्यों ना मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को शक्ति शून्य की अवधारणा समझाऊं, क्योंकि मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया है कॉलेज के अंतर्गत कि मैं एमए के विद्यार्थी से पूछ लेता हूं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी से पूछ लेता हूं कि बेटा क्या आप शक्ति शून्य की अवधारणा समझते हैं, तो कह देते हैं कि सर ये अवधारणा तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। इसलिए बेटा मेरा भरसक प्रयास करेगा, मतलब यहाँ भले ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, लोक प्रशासन हो, ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पेपर कोई भी क्यों ना हो उसको गहराई में जाकर, उसके अंतः स्थल तक जाकर, उसकी विषय सामग्री में गोते लगाकर, तैरकर, डूबकर मैं आपको अच्छे से अच्छे रूप में समझाने का प्रयास करूंगा। हाँ, मेरे पास यहाँ चकाचौंध तड़क भड़क नहीं है, ये मुझे पसंद भी नहीं है। मैं केवल राजनीति विज्ञान को आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, कारण क्योंकि स्वयं राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने कह दिया था, पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, अर्थात राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज ए मास्टर साइंस, अर्थात राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान। तो आप एक स्वामी विज्ञान का, एक सर्वोच्च विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसलिए बेटा ध्यान दें, मैं भले ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझा रहा हूँ, लेकिन मेरा मुख्य जो फोकस है वो इस बात पर है कि मैं राजनीति विज्ञान को आपको अच्छे से समझा सकूं। मुझे यहाँ वाहवाही नहीं लूटनी है, मुझे तो मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान में निष्णात करना है, उनको अच्छे से अच्छे रूप में राजनीति विज्ञान को समझाना है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे शक्ति शून्य की अवधारणा, लेक्चर नंबर 37, पार्ट नंबर 3। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है कि भाई शक्ति शून्य कहते ही किसे हैं, तो इसका अर्थ समझाऊं। उससे पहले ये बात ध्यान दें बेटा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, कब? दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? यस, सोवियत संघ। ये बात सत्य है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद में जो विश्व की व्यवस्था है वह एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो विश्व व्यवस्था उभरकर सामने आई वो द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आई, क्योंकि शक्ति के दो ध्रुव बन गए थे, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जो ये दो महाशक्तियां थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये चाहे विश्व का कोई भी भूभाग हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। अब जिस भी विश्व के जिस भी भूभाग से, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, किसी भी भूभाग से, किसी भी महाद्वीप से, किसी भी क्षेत्र से जब कोई महाशक्ति हट जाती है, अपना प्रभाव वहाँ पर मतलब हटा लेती है, तो निश्चित रूप में वहाँ पर शक्ति शून्य की स्थिति आ जाती है, क्योंकि महाशक्ति उस क्षेत्र से हट चुकी है, उस भूभाग से हट चुकी है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी महाशक्ति अपना प्रभाव बढ़ाएगी, जैसा कि मैं यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये समझे कि शक्ति शून्य की अवधारणा होती ही क्या है। मैंने बेटा यहाँ नोट भी कर दिया है, जैसे विश्व के किसी भी भूभाग, विश्व का कोई भी भूभाग हो, विश्व के किसी भूभाग, महाद्वीप या क्षेत्र विशेष में महाशक्ति की अनुपस्थिति अथवा महाशक्ति का हटना ही शक्ति शून्य उत्पन्न करना है। मतलब महाशक्ति दूसरे विश्व युद्ध के बाद में मैंने कहा ना कि दो ध्रुव बन गए, द्विध्रुवीय या दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभरकर सामने आ गई। एक शक्ति का ध्रुव कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा कौन है? साम्यवादी जो रूस है, सोवियत
संघ 1991 में जिसका विघटन हो गया, 15 टुकड़े हो गए जिसके। तो ये दो ध्रुव थे, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ यस संयुक्त राज्य अमेरिका। वो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा है अमेरिका, और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा है? यस सोवियत संघ। अब ये दोनों महाशक्तियां हैं, दूसरी विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्ति उभर कर सामने आ गई। अब जिस भी देश विशेष से, भूभाग से, महाद्वीप से या क्षेत्र से कोई महाशक्ति हट जाती है, तो वहां जैसे महाशक्ति हट जाती है तो महाशक्ति का हटना ही शक्ति शून्य का उत्पन्न करना है। मतलब वहां महाशक्ति हट चुकी है तो एक प्रकार से वहां शक्ति की दृष्टि से वो क्षेत्र, वो भूभाग शून्य हो गया है। ऐसी स्थिति में दूसरी महाशक्ति अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करेगी। मतलब किसी भी विश्व के भूभाग से, महाद्वीप से, क्षेत्र विशेष से, देश से कोई महाशक्ति जब हट जाती है, अपना प्रभाव हटा लेती है, तो महाशक्ति का हटना ही शक्ति शून्य को उत्पन्न करना है। किसी भी भूभाग से, देश विशेष से, क्षेत्र से, महाद्वीप से महाशक्ति का हटना ही, अपना प्रभाव हटाना ही शक्ति शून्य को उत्पन्न करना है। ठीक है, जैसे मैंने नोट किया यहाँ, विश्व के किसी भूभाग, कोई भी भूभाग हो सकता है वो, महाद्वीप या क्षेत्र विशेष में महाशक्ति, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्ति थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है बेटा, महाशक्ति की अनुपस्थिति अथवा महाशक्ति का हटना शक्ति शून्य उत्पन्न करना है। मतलब विश्व के किसी भी भूभाग से, महाद्वीप से या क्षेत्र से महाशक्ति, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ का हटना ही शक्ति शून्य उत्पन्न करना है। और जब किसी एक क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र विशेष से, भूभाग से जब एक महाशक्ति हट जाती है तो ऐसी स्थिति में दूसरी महाशक्ति अपना प्रभाव जताना शुरू कर देती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया शक्ति शून्य। फिर से कह रहा हूँ मैं, विश्व के किसी भूभाग, विश्व का कोई भी भूभाग हो, भूभाग, महाद्वीप या क्षेत्र विशेष में महाशक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, महाशक्ति की अनुपस्थिति अथवा महाशक्ति का हटना शक्ति शून्य उत्पन्न करना है। मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष से महाशक्ति का हटना या महाशक्ति की अनुपस्थिति होना ही शक्ति शून्य उत्पन्न करना है। यही शक्ति शून्य कहलाता है, क्योंकि वहां से महाशक्ति हट चुकी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते। अभी ये बात मैं यहाँ डायग्राम के माध्यम से और भी अच्छे से समझाऊंगा, जरा ध्यान दे बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, मेरा लक्ष्य वाहवाही लूटना नहीं है। जैसा कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो तड़क भड़क के रूप में, एक प्रदर्शन के रूप में राजनीति विज्ञान को समझाते हैं। हम तड़क भड़क प्रदर्शन के रूप में नहीं, हम तो राजनीति विज्ञान को एक सर्वोच्च विज्ञान मानते हुए, स्वामी विज्ञान मानते हुए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तड़क भड़क वाहवाही से कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बार बार ये बात कहना चाह रहा हूँ। जैसा कि मुझसे आज ही जब मैं महाविद्यालय में गया तो स्टाफ के सदस्यों ने भी कह दिया था कि सर आप डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कीजिएगा। बेटा डिजिटल बोर्ड का प्रयोग तो कर लेंगे, लेकिन वाकई ये एक मैं कहूँगा कि प्रदर्शन तड़क भड़क के रूप में मुझे दिखाई देता है। हालांकि समय परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करा दूँ। उसके बाद में जब केवल हम स्पीच देंगे, केवल स्पीच देंगे, भले ही वो कोई भी टॉपिक्स क्यों ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अवधारणा क्यों ना हो, केवल स्पीच देंगे, वहाँ पर केवल लेक्चर देंगे, तब डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करेंगे। तब तक हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। मैं ये नोट इसलिए करता हूँ जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें, और जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में, चूँकि हमें तो राजनीति विज्ञान में आपको निष्णात करना है, तो मैं दोबारा से जो प्रत्येक ये लेक्चर मैंने नोट कर आपको समझाए, इनको मैं लेक्चर के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से, केवल व्याख्यान दूंगा, केवल लेक्चर दूंगा। वहाँ पर किसी भी रूप में आपके सामने नोट करने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, उसके बाद में ये बात शुरू करेंगे। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये नंबर 1 बात होगी, नंबर 2 नोट करते जाएंगे। महाशक्ति की उपस्थिति से उस भूभाग में राजनीतिक स्थिरता का परिचायक माना जाता है। अब यहाँ मूल बात क्या है बेटा, मतलब वास्तविक रूप में किसी भी भूभाग में, किसी भी महाद्वीप में, किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि महाशक्ति की उपस्थिति है, क्या महाशक्ति की उपस्थिति है, तो महाशक्ति की उपस्थिति, महाशक्ति की उपस्थिति से उस भूभाग में
उस महाद्वीप में, उस क्षेत्र विशेष में राजनीतिक स्थिरता का परिचायक माना जाता है। अर्थात वहां पर राजनीतिक स्थिरता कायम रहेगी यदि उस भूभाग में, महाद्वीप में, क्षेत्र विशेष में महाशक्ति की उपस्थिति है तो वहां राजनीतिक स्थिरता कायम रहेगी, और यदि महाशक्ति की उपस्थिति नहीं है तो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये बात भी आपको नोट करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, देखो महाशक्ति की अनुपस्थिति से, बेटा ध्यान दें, महाशक्ति की अनुपस्थिति से मतलब किसी भूभाग में, किसी भी महाद्वीप में, किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर महाशक्ति की अनुपस्थिति है तो महाशक्ति की अनुपस्थिति से शक्ति शून्य उत्पन्न होता है। नोट करें बेटा, किसी भी विश्व के किसी भूभाग, महाद्वीप या क्षेत्र विशेष में महाशक्ति की अनुपस्थिति से शक्ति शून्य उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा? शक्ति शून्य उत्पन्न होता है। मतलब किसी भी भूभाग से यदि महाशक्ति हट जाती है या महाशक्ति की अनुपस्थिति वहां होती है तो ऐसी स्थिति में शक्ति शून्य उत्पन्न होता है, शक्ति शून्य उत्पन्न होता है। और शक्ति शून्य जब उत्पन्न होता है तो शक्ति शून्य का परिणाम होता है, मैंने लिखा है, और उसका परिणाम युद्ध और राजनीतिक अशांति एवं अस्थिरता तथा प्रतिस्पर्धा होता है। अब समझें, मतलब महाशक्ति की किसी भी महाद्वीप, भूभाग, क्षेत्र विशेष में जब उसकी अनुपस्थिति होती है महाशक्ति की, या महाशक्ति वहां से हट जाती है तो ऐसी स्थिति में शक्ति शून्य उत्पन्न होता है। और जब शक्ति शून्य उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उसका परिणाम होता है युद्ध और राजनीतिक अशांति एवं अस्थिरता तथा प्रतिस्पर्धा। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि महाशक्ति की उपस्थिति से उस भूभाग में राजनीतिक स्थिरता का परिचायक माना जाता है। मतलब वहाँ राजनीतिक स्थिरता रहेगी, युद्ध की संभावना ना के बराबर होगी, इसी के साथ में वहाँ शांति बनी रहेगी। लेकिन यदि महाशक्ति की अनुपस्थिति होगी तो वहाँ शक्ति शून्य होगा, शक्ति शून्य होगा तो ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पर वास्तविक रूप में दूसरी महाशक्ति अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करेगी। तो फिर महाशक्तियों में क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा होगी तो डेफिनेटली फिर युद्ध की संभावना बनेगी और राजनीतिक अशांति भी कायम होगी। यह बात आपको नोट करना है। अब इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ चित्र बना रहे हैं हम, तो नोट करेंगे यहाँ पर महाशक्ति लेंगे हम। क्या लेंगे? महाशक्ति। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में विशेषकर पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी, जिसको कि द्विध्रुवीय या दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ बेटा है सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ। अब मान लीजिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है हटना, मतलब महाशक्ति का अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ का विश्व के किसी भी भूभाग, विश्व के किसी भी भूभाग, महाद्वीप या क्षेत्र विशेष से अगर महाशक्ति हट जाती है या उस भूभाग में, क्षेत्र विशेष में, महाद्वीप में महाशक्ति की अनुपस्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर शक्ति शून्य उत्पन्न होता है। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ महाशक्ति नोट कर लेंगे, अमेरिका, सोवियत संघ, और किस महाद्वीप से, किस क्षेत्र विशेष से, किस भूभाग से महाशक्ति हटी है या महाशक्ति की वहाँ पर अनुपस्थिति है तो वहाँ पर शक्ति शून्य उत्पन्न होगा। और शक्ति शून्य उत्पन्न होगा तो ऐसी स्थिति में दूसरी महाशक्ति अपना प्रभाव जमाएगी। दूसरी महाशक्ति अपना प्रभाव जमाना चाहेगी तो फिर महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा होगी। प्रतिस्पर्धा होगी तो डेफिनेटली राजनीतिक अशांति होगी, राजनीतिक अस्थिरता होगी, और ऐसी स्थिति में क्या, ऐसी स्थिति में युद्ध की संभावना बनी रहेगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्षेत्र विशेष का नाम, जैसा कि आगे मैं आपको समझाऊंगा, क्षेत्र विशेष का नाम भी नोट करते चलेंगे। चलिए, हमने लिखा है सेकंड वर्ल्ड वार, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने, ध्यान दे बेटा, जब ब्रिटेन ने दक्षिण पूर्वी एशिया से अपने सैनिक बेड़े हटाने का निर्णय किया तो माना जाने लगा कि शक्ति शून्य पैदा हो जाएगा। मतलब यहाँ आप समझें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब ब्रिटेन ने, किसने? ब्रिटेन ने दक्षिण पूर्वी एशिया से अपने सैनिक बेड़े हटाने का निर्णय किया तो माना जाने लगा कि अब शक्ति शून्य पैदा हो जाएगा। मतलब ब्रिटेन ने दक्षिण पूर्वी एशिया से अपने सैनिक बेड़े हटाने शुरू कर दिए। अब दक्षिण पूर्वी एशिया से ब्रिटेन ने सैनिक बेड़े हटाना शुरू किया तो ये माना जाने लगा, क्या माना जाने लगा? कि यहाँ पर शक्ति शून्य उत्पन्न होगा। क्या होगा? शक्ति शून्य उत्पन्न होगा, क्योंकि ब्रिटेन ने अपना प्रभाव वहाँ से हटा लिया। अब जैसे ही प्रभाव हटाया तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ कि ये संभावना जताई, क्या जताई? संभावना की हो सकता है चीन इस शक्ति शून्य को भरने का काम करे। मतलब यहाँ पर वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को ऐसा लगा कि चीन अब इस शक्ति शून्य को भरने का काम करेगा। मतलब यहाँ ब्रिटेन ने सैनिक बेड़े हटा ली दक्षिणी पूर्वी एशिया से, तो ऐसी स्थिति में संभावना हुई कि भी चीन इस शक्ति शून्य को भरने का काम करेगा, क्योंकि ब्रिटेन हट गया वहां से, तो फिर चीन ऐसा करेगा। अब चीन ऐसा करेगा तो ऐसी स्थिति में विशेषकर अमेरिका को चिंता होगी। अमेरिका की चिंता थी
कि यह क्षेत्र चीन के प्रभाव में न आ जाए। मतलब अब अमेरिका को ये चिंता सता रही थी, अमेरिका निराश हो गया था कि जो ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र चीन के प्रभाव में नहीं आ जाए। कौन सा क्षेत्र? दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र, चूंकि ब्रिटेन ने अपने सैनिक बेड़े हटा लिए तो चीन इस शक्ति शून्य को भर सकता है। अमेरिका की चिंता थी, अमेरिका की निराशा थी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की चिंता थी कि यह क्षेत्र चीन के प्रभाव में न आ जाए। अतः अमेरिका ने सीटो का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? सीटो संगठन का निर्माण किया। सीटो की चर्चा हम आगे जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभी ये सैद्धांतिक पक्ष चल रहा है, जब हम व्यवहारिक पक्ष लेंगे तो वहाँ पर सीटो संगठन के बारे में अलग से आपको समझा दिया जाएगा। तो यहाँ तो इतना ही नोट करेंगे। अतः अमेरिका ने सीटो संगठन का निर्माण किया। किसका? सीटो संगठन का निर्माण किया। किस कारण? कि कहीं इस शक्ति शून्य को भरने का काम चीन ना कर दे। मतलब ये चिंता थी अमेरिका की। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने क्या किया? सीटो संगठन का निर्माण किया। इसके बाद में मैं दो सिद्धांतों के आधार पर इसको समझाऊंगा, शक्ति शून्य के सिद्धांत को। एक तो लेंगे हम ट्रूमन सिद्धांत। क्या? ट्रूमन सिद्धांत, आप ध्यान दें। और दूसरा है आइजनहावर सिद्धांत। ठीक है बेटा, ये दो सिद्धांतों के आधार पर आप शक्ति शून्य की अवधारणा को अच्छे से समझ सकते हैं या शक्ति शून्य के सिद्धांत को अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रूमन सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित था। मतलब जो ट्रूमन सिद्धांत है वो वास्तविक रूप में शक्ति शून्य सिद्धांत पर ही आधारित था। क्या है इसके अंतर्गत? वास्तव में बात इसमें ये है, बात ये थी कि क्या मध्य पूर्व में, अब नोट करिए यहाँ, बात यह है कि, आप नोट करेंगे, बात यह है कि मध्य पूर्व में, क्या? मध्य पूर्व में ब्रिटिश प्रभाव घट जाने से, किसमें? मध्य पूर्व में। भाई ब्रिटेन ने तो अपने सैनिक बेड़े हटाना शुरू कर दिए थे, तो मध्य पूर्व में ब्रिटिश प्रभाव घट जाने से, मतलब ब्रिटेन का प्रभाव धीरे धीरे घट रहा था। तो ब्रिटेन का प्रभाव घट जाने से राजनीतिक शून्यता या शक्ति शून्य का उत्पन्न होना निश्चित था। तो आप नोट करेंगे मध्य पूर्व में ब्रिटिश प्रभाव घट जाने से राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई। और जब राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई या शक्ति शून्य उत्पन्न हुआ तो इसमें क्या हुआ? और सोवियत संघ इसका लाभ उठाना चाहता था। फिर मतलब अब इसको फिर से समझे। ट्रूमन सिद्धांत शक्ति शून्य के सिद्धांत पर ही आधारित था। क्या है इसमें बात मुख्यतः ये है कि मध्य पूर्व में ब्रिटिश प्रभाव घट जा रहा था या घटता जा रहा था। ब्रिटिश प्रभाव घट जाने से राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई या शक्ति शून्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, चूंकि ब्रिटेन का प्रभाव घट रहा है, स्वयं ब्रिटेन अपने सैनिक बेड़े हटा रहा है, तो राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई। अब राजनीतिक शून्यता या शक्ति शून्यता जैसे उत्पन्न हुई तो इसमें क्या हुआ? सोवियत संघ फिर ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहता था। मैंने लिखा है और सोवियत संघ लाभ उठाना चाहता था। मतलब जो ये राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई है, इससे सोवियत संघ लाभ उठाना चाहता था और सोवियत संघ मध्य पूर्व में अपना प्रभाव जताना चाहता था। अब ऐसी स्थिति में सोवियत संघ लाभ उठाना चाहता था इन परिस्थितियों से, तो इसके पहले ही तुर्की और यूनान की सहायता के नाम पर स्वयं अमेरिका इस क्षेत्र में घुस जाना चाहता था। अब सोवियत संघ इसका लाभ उठाना चाह रहा है, मगर इससे पहले ही सोवियत संघ इसका लाभ उठाए, उससे पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका तुर्की और यूनान की सहायता के नाम पर, अमेरिका ने कह दिया कि हम तो तुर्की और यूनान की सहायता कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। तुर्की और यूनान की सहायता के नाम पर स्वयं अमेरिका ने इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र? मध्य पूर्व में। इस क्षेत्र में कहा ना क्षेत्र विशेष में, तो मध्य पूर्व में इस क्षेत्र में घुस जाना चाहता था, अर्थात वो वहां पर अपना प्रभाव जताना चाहता था। तो यहां पर आप लिख सकते हैं मध्य पूर्व, ये क्षेत्र हो गया ना, मध्य पूर्व, ये मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है, इधर देखिएगा, ये रहा मध्य पूर्व, और इधर ये हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये क्षेत्र विशेष हो गए। ठीक है बेटा, तो इनसे अब डेफिनेटली देखा जाए तो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ हमने बताई, लेकिन चूंकि उस समय हम देखेंगे कि ब्रिटेन वास्तविक रूप में अपने अधीन काफ़ी उपनिवेश रखता था और धीरे धीरे ये उपनिवेश आज़ाद हो रहे थे। तो जैसे जैसे ये आज़ाद हो रहे थे, ब्रिटेन जैसे जैसे हटता जा रहा था, तो वास्तविक रूप में अमेरिका और सोवियत संघ
टकटकी लगाकर देख रहे थे क्या, और ये प्रयास भी कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में हमारा प्रभाव हो। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो टूमन सिद्धांत हो गया, ठीक है बेटा, टूमन सिद्धांत। मैंने यह बता देना कि इसके पहले तुर्की और यूनान की सहायता के नाम पर स्वयं अमेरिका इस क्षेत्र में घुस जाना चाहता था। तो वास्तविक रूप में यहाँ यदि देखा जाए तो एक प्रकार से हम कहेंगे कि यहाँ वास्तविक रूप में शक्ति शून्य जो उत्पन्न हो रहा है उस शक्ति शून्य को ही भरने का काम किया जा रहा है। दूसरा है आइजनहावर सिद्धांत। आइजनहावर सिद्धांत भी शक्ति शून्य सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए मैंने लिखा है आइजनहावर सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? शक्ति शून्य के सिद्धांत पर आधारित है। 1965 का स्वेज युद्ध, क्या 1965 का स्वेज युद्ध पश्चिमी एशिया के इतिहास में वर्तन बिंदु माना जाता है। इसने इस क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस के प्रभाव को खत्म कर दिया, मतलब बचा कुचा शेष जो प्रभाव था उसको भी खत्म कर दिया। फिर से कह रहा हूँ कि 1965 का स्वेज युद्ध पश्चिमी एशिया के इतिहास में वर्तन बिंदु माना जाता है या माना जा सकता है, और इसने इस क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस के प्रभाव को खत्म कर दिया। कुछ भी प्रभाव जो शेष बचा हुआ था वो प्रभाव भी खत्म हो गया। किसका? ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया, ना के बराबर हो गया। ऐसी स्थिति में पश्चिमी एशिया में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ते देख, अर्थात इसके अंतर्गत अब सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। और किसके ऊपर? ये जो पश्चिमी एशिया है, सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ते देख अमेरिका को चिंता हुई, अमेरिका को निराशा हुई। क्या? सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ते देख अमेरिका को चिंता हुई। क्या चिंता हुई? कि असल समस्या वास्तविक रूप में देखा जाए, अब अमेरिका को देखो चिंता तो होगी, लेकिन असल समस्या राष्ट्रवाद को अमेरिका ने नहीं माना। अब जरा समझें, मतलब 1965 का स्वेज युद्ध पश्चिमी एशिया के इतिहास में वर्तन बिंदु माना जा सकता है, और इसने इस क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस के प्रभाव को खत्म कर दिया। मतलब वास्तविक रूप में स्वेज युद्ध के बाद में ब्रिटेन और फ्रांस का जो प्रभाव है पश्चिमी एशिया में बिल्कुल समाप्त सा हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि पश्चिमी एशिया में फिर सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ने लगा, और सोवियत संघ का प्रभाव जैसे ही बढ़ने लगा तो अमेरिका को चिंता हुई, निराशा हुई, और अमेरिका ने प्रयास किया कि प्रभाव हमारा बढ़ना चाहिए। परंतु इसके अंतर्गत अमेरिका ने विशेषकर जो यहाँ गलती की, वो गलती ये की कि असल समस्या राष्ट्रवाद को नहीं माना, जबकि समस्या राष्ट्रवाद की थी। इसलिए मैंने नोट किया है कि वास्तविक रूप में अमेरिका ने असल समस्या राष्ट्रवाद को नहीं माना। अमेरिका ने, अर्थात उसने अरब राष्ट्रवाद की उपेक्षा करते हुए इस सिद्धांत को मान्यता दी। कौन से सिद्धांत को? शक्ति शून्य के सिद्धांत को मान्यता दी। मतलब वास्तविक रूप में इसने असल समस्या राष्ट्रवाद को नहीं माना, बल्कि उसने अरब राष्ट्रवाद की उपेक्षा करते हुए इस सिद्धांत, मतलब शक्ति सिद्धांत, ये जो शक्ति शून्य का सिद्धांत है, शक्ति शून्य के सिद्धांत को मान्यता दी। अर्थात वास्तविक रूप में इसने राष्ट्रवाद को समस्या ना मानते हुए सीधा ही अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ? अमेरिका को बार बार ये चिंता सता रही थी कि भाई पश्चिमी एशिया में ये स्थान मॉस्को न ले ले, सोवियत संघ ना ले ले। अतः 5 जून 1956 को राष्ट्रपति आइजनहावर ने पश्चिमी एशिया के संबंध में एक नीति की घोषणा की, जिसको आइजनहावर सिद्धांत कहते हैं। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक नीति जारी की पश्चिमी एशिया के संबंध में, और जो ये नीति जारी की, ये जो नीति की घोषणा की थी, इसको ही जो है आइजनहावर, आज मतलब आइजनहावर सिद्धांत कहते हैं। मतलब इन्होंने ये विशेषकर ये नीति इसलिए बनाई, ये नीति की घोषणा इसलिए की कि भाई जो ये पश्चिमी एशिया से ब्रिटेन और फ्रांस का प्रभाव समाप्त हो गया, तो ये वास्तविक रूप में इसका स्थान कहीं मॉस्को ना ले ले, सोवियत संघ नहीं ले ले। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अपनी नीति की घोषणा की, राष्ट्रपति आइजनहावर ने, और इसी को आइजनहावर सिद्धांत कहा जाता है। तो ये दो सिद्धांतों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद में विशेषकर 2 महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा वास्तविक रूप में अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास किया गया। हालांकि 1991 में जाकर के सोवियत संघ का विघटन हो गया, और उसके बाद में एक ध्रुवीय व्यवस्था उभर कर सामने आई। संयुक्त राज्य अमेरिका, हम कहना चाहेंगे कि एक महाशक्ति नहीं बल्कि महानतम शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। परंतु धीरे धीरे विश्व के अंतर्गत अनेकों राष्ट्र राज्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। तो आज हम ये संभावना जता सकते हैं कि धीरे धीरे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से एक
ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि आज अमेरिका ही अकेला शक्तिशाली नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि रूस भी अपने आप में कम नहीं है, चीन भी अपने आप में कम नहीं है, भारत भी अपने आप में कम नहीं है। इसी तरीके से वास्तविक रूप में शक्ति के आज अनेकों केंद्र हैं और शक्ति के अनेकों केंद्र हैं, तो इसको हम वास्तविक रूप में ना तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहेंगे, ना दो ध्रुवीय या द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहेंगे, बल्कि इसको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहेंगे। तो निश्चित रूप में मुझे विश्वास है कि आप ये समझ गए होंगे कि शक्ति शून्य किसे कहते हैं। इसका सीधा सा अभिप्राय ये है कि भाई विश्व के किसी भी भूभाग में, किसी भी क्षेत्र विशेष में, जैसे मध्य पूर्व है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, तो इनसे महाशक्ति का हटना या महाशक्ति की इनमें अनुपस्थिति होती है, तो इसी से शक्ति शून्य उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ से महाशक्ति का प्रभाव हट चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन ने वास्तविक रूप में दक्षिण पूर्वी एशिया से जैसे अपने सैनिक बेड़े हटाना शुरू किए, तो वहाँ शक्ति शून्य उत्पन्न हो गया, और जैसे ही वहाँ शक्ति शून्य उत्पन्न हुआ तो अमेरिका को चिंता हो गई कि कहीं चीन अपना प्रभाव ना जता दे। तो ऐसी स्थिति में फिर अमेरिका ने सीटों का निर्माण किया। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सोवियत संघ भी अपना प्रयास कर रहा है, अमेरिका भी अपना प्रयास कर रहा है। तो मूल जो बात इसमें समझनी है वो ये समझनी है कि शक्ति शून्य कहते किसे हैं। तो फिर दोहरा रहा हूँ, विश्व के किसी भी भूभाग में, महाद्वीप में या क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष जैसे मध्य पूर्व, दक्षिणी पूर्वी एशिया इत्यादि जो भी है भूभाग, महाद्वीप या क्षेत्र विशेष में महाशक्ति की अनुपस्थिति है अथवा महाशक्ति का हटना ही शक्ति शून्य उत्पन्न करना है। अर्थात किसी भी क्षेत्र विशेष से महाशक्ति का हटना ही वास्तविक रूप में शक्ति शून्य कहलाता है। तो ये हो गया शक्ति शून्य की अवधारणा। मुझे पूरा विश्वास है आप शक्ति शून्य की अवधारणा या शक्ति शून्य के सिद्धांत को अच्छे से समझ गए होंगे। लेक्चर नंबर 37 पार्ट नंबर 3, ठीक है बेटा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को शक्ति शून्य की अवधारणा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को या व्यवहारिक पक्ष को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बेटा एक बात और बता रहा हूँ मैं कि मैं व्यवस्थित रूप में ये जो टॉपिक्स है इसलिए अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को अच्छे से समझ जाएं, और जैसे सैद्धांतिक पक्ष को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को समझने में हमें परेशानी नहीं आएगी। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, विदेश नीति को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, मुझे पूरा विश्वास है आप शक्ति शून्य की अवधारणा को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।